तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है उसमें दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में से क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में आपके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड ट्रांसलेशन और थर्ड कंपोजिशन एंड फोर्थ अनसीन पैसेजेस। तो स्टूडेंट, सेक्शन बी में ग्रामर में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा चुका हूं। रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। और ट्रांसलेशन में मैंने आपको बेसिक से शुरू किया, वो टेंसेस की जानकारी दी, आपको जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स होते हैं उन पर बताया, और उसके बाद पैसेजेस को मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाया। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपोजिशन। और कंपोजिशन में 2 चीजें रहती हैं, फर्स्ट लेटर राइटिंग एंड सेकंड एसेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लेटर राइटिंग से रिलेटेड है। तो आज हम लेटर राइटिंग पर बात करेंगे। दिस इज रियली ए वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। बहुत आपके लिए ये जरूरी है कि आपको लेटर राइटिंग शुद्ध लिखना आना चाहिए। तो चलते हैं। सुविधा के लिए लेटर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। जैसा कि नाम से ही व्यक्त हो रहा है, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, अर्थात जिसमें फॉर्मेलिटीज रहती हैं, और इनफॉर्मल अनौपचारिक, जिसमें फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं होती। तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वे ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल्स को, क्लास टीचर्स को लिखे जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर्स अपने किसी रिलेटिव को, इसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, अंकल या आंट्स हो सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स लिखते वक्त हम लोग फ्री होते हैं और हम उसमें कन्वर्जेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फॉर्मल लैंग्वेज हमें फॉलो करनी पड़ेगी फॉर्मल लेटर्स। एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशंस हो या शिकायत के लिए एप्लीकेशंस लिखी जा रही हो, या फिर बिजनेस लेटर्स हो, ये सभी फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। और इनफॉर्मल में ये लेटर्स शुभकामनाएं देने के लिए, जैसे किसी एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर जो लेटर्स लिख करके विशेस दी जाती हैं, या फिर इनविटेशन के लिए, या फिर कंडोलेंस के लिए ये लिखी जाती है। तो इस प्रकार आज हम सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स पर बात करेंगे और इसमें हम एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे। सो लेट्स गो। एप्लीकेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है हेडिंग। हेडिंग में हम जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पदनाम लिखा जाएगा और उसके बाद एड्रेस लिखा जाएगा। जैसे यदि हमें एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के नाम, तो हम लिखेंगे सबसे पहले टू के का जो टी है ठीक उसके नीचे हम दा और पदनाम लिखेंगे प्रिंसिपल। नेक्स्ट लाइन में एड्रेस लिखा जाएगा, अपने कॉलेज का नाम शॉर्ट में लिख दीजिए, जैसा कि ये एक बड़ा नाम है, BCGC इंटर कॉलेज। और नेक्स्ट लाइन में हमें सिटी का नाम लिखना है, मुजफ्फरनगर। हेडिंग हमारा चेंज हो जाएगा पद के अकॉर्डिंग। अगर हम ये एप्लीकेशन अपने क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो टू द क्लास टीचर, और उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद सिटी का नाम। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसी तरह से हम वहां उनका एड्रेस लिखेंगे, सिटी का नाम लिख देंगे। यदि हम
अन्य किसी और ऑफिसर को लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें पदनाम यहाँ पे लगाना है। जब हम पदनाम लिख देते हैं तो उसके बाद हमें जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं जैसे साहब या जी, ये नहीं लगाने चाहिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, और वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या है? संबोधन होता है। हम जिस अधिकारी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम उसको कैसे संबोधित करते हैं। सिंपली हम सर करके संबोधित कर देते हैं। अगर आप इसमें रिस्पेक्टेड सर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, और इसमें डियर सर भी लिखा जा सकता है। और ध्यान ये देना है कि आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वह जेंट हैं या लेडीज हैं। तो जेंट और लेडी हैं तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे सर या मैडम लिखना होता है। तो अगर लेडी हैं तो हमें यहाँ पर मैडम लिखना है। थोड़ा सा मैडम के बारे में मैं बता दूं, ये वर्ड माइडेम से बना है। जो सर्वेंट्स अपनी मालकिन को सम्मान देने के लिए प्रयोग करते थे, फिर माइडेम से ही ये वर्ड किसी भी महिला को सम्मान से पुकारने के लिए इसको मैडम के रूप में यूज किया जाने लगा। और अब मैडम से भी इसको और शॉर्ट कर दिया गया है, अब इसको मैम कहते हैं। लेकिन मैम की स्पेलिंग अक्सर आप लोग गलत लिखते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये मैम इस तरह से लिखा जाता है, कुछ लोग MAM लिखते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, एप्लीकेशन के रूप में हमने सर लिखा है, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन पर आते हैं, वो है सब्जेक्ट। तो हम यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, और जिस विषय में हम एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं वो हम यहां पर एक लाइन में बताएंगे। सब्जेक्ट के बाद कोलन लगाना है, और ये एक लाइन जो है ये एक तरह से शीर्षक है एप्लीकेशन का, या जो एप्लीकेशन है उसका निचोड़ है। ये इसलिए लिखा जाता है कि हमारे जो अधिकारी होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरी एप्लीकेशन को पढ़ें, तो उनके लिए सुविधा के लिए ये सब्जेक्ट में हम बता देते हैं कि ये एप्लीकेशन किस विषय में है। तो वो उसको जैसा भी समझते हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो डिटेल में पढ़ेंगे, अदरवाइज उसको वो सब्जेक्ट देख करके ही उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एनीवे, तो अगर हम प्रिंसिपल के नाम हमने एप्लीकेशन लिखी है और हम बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। हमारा ये सब्जेक्ट चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस सिचुएशन पर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस बात के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर हमने छुट्टी चाहिए हमें और हमें शादी अटेंड करनी है, तो कैसे बनेगा? एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड मैरिज। अगर हमें फीस में कंसेशन चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। और अगर हमें टूर पर जाने के लिए हम एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल टूर। इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। मेन पार्ट ऑफ एप्लीकेशन पर, और वो है बॉडी। बॉडी को भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी है एप्लीकेशन में, वह लगभग सभी एप्लीकेशंस में सेम रहती है। इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं और उसमें लिखा जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट, या रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट, या मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट। थोड़ा सा मार्जिन के साथ हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट, या से, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये स्टेट जो वर्ड है स्टेटमेंट से बना है, जिसका मतलब होता है कथन। इस प्रकार इसका मतलब यही है कि मैं आदरपूर्वक मैं ये कहने की प्रार्थना करता हूं। तो इसमें आपको, अगर यहां पे आपने रिस्पेक्टेड सर लिख दिया था, तब आप रिस्पेक्टफुली ना लगाइए, और इसको आप शुरू फिर ऐसे कर सकते हैं, आई विश टू इन्फॉर्म यू, या आई विश टू से दैट, या स्टेट दैट। तो स्टूडेंट, इसके बाद अब हमें ये देखना है कि हमें एप्लीकेशन लिखनी किस विषय पर है। तो जैसे कि इसमें हमने विषय बनाया था सिक लीव, तो हमें यहाँ पे सिंपली आप अब तक जो एप्लीकेशन लिखते चले आ रहे हैं,
Respectfully, I beg to state that I have been suffering from fever for the last 3 days. इस तरह से आप लिखते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखिए. Respectfully, I beg to state that I am not in a position to attend college. आगे आप कारण बताएंगे. इसका मीनिंग हो गया कि मैं कॉलेज में उपस्थित होने की पोजीशन में नहीं हूं. तो कारण में जो आप सिक लिखा है आपने, तो इसमें कोई भी बीमारी को आप बताना पड़ेगा. एज आई एम डाउन विद. डाउन विद का वही मीनिंग है जो सफरिंग का लिखते हैं आप. तो इसमें कोई भी बीमारी, मलेरिया या चिकन पॉक्स, या सिंपली आप इसमें फीवर भी लिख सकते हैं, और वरना तो टाइफाइड भी लिखा जा सकता है. जो भी आपको प्रॉब्लम है वो यहां पे आपको बताना. तो रेस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू अटेंड कॉलेज एज आई एम डाउन विद टाइफाइड. सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे. आई हैव बीन एडवाइज्ड. मुझे सलाह दी गई है. आई हैव बीन एडवाइज्ड ए फ्यू डेज, कुछ दिनों का कंप्लीट रेस्ट, पूरी तरह से आराम. ये मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, आप इसको एक्टिव में भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी ए फ्यू डेज कंप्लीट रेस्ट. तो इस तरह से ये आपकी जो मिडिल बॉडी है वो कंप्लीट हो गई है. अब आपको नेक्स्ट लाइन जो शुरू करनी है, थोड़ा सा मार्जिन के साथ शुरू करनी है, और इसमें अब आपको छुट्टी के लिए बताना है कि आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए. इसको आप लिखेंगे आई therefore, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करता हूं, टू ग्रांट मी छुट्टी, और जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो लिखेंगे फॉर 8 days. आई therefore रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं टू ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी प्रदान करें फॉर 8 days. दिन बताएंगे 18 सितंबर टू 25 सितंबर, और उसके बाद वर्ष बता देंगे आप 2020. इसमें एक सेंटेंस आपको लास्ट में और लिखना होता है, या तो थैंकिंग यू लिखेंगे यहां पर, या आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर इट. मैं इसके लिए आपका अति आभारी रहूंगा. तो इस तरह से आपने ये एप्लीकेशन की बॉडी लिख दी है. आपने पहले हेडिंग लिखा, फिर सैल्यूटेशन लिखा, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने बॉडी. अब लास्ट में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, यानी ये एप्लीकेशन का अंत है. तो इसमें आप योवर्स ऑबिडियंटली स्पेलिंग को ध्यान से लिखिएगा. और एग्जाम में अक्सर आपको नाम वगैरह नहीं बताना चाहिए, XYZ करके लिखना होता है, और क्लास लिखी जाएगी, सेक्शन लिख दिया जाएगा. और आपको इधर डेट भी लिखनी चाहिए, जिस डेट में आपने ये एप्लीकेशन लिखी है. ये यहां भी लिखी जा सकती है, इसको आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं. और डेट को 3 तरह से लिखा जा सकता है. एक तो तरीका यही होता है कि जैसे 18 सितंबर, और उसके बाद ईयर आपने बताया. दूसरा इसमें मेथड होता है, आप मंथ को पहले, सितंबर पहले लिखकर 18 लिखेंगे, फिर नीचे कोमा लगाकर ईयर बताएंगे. स्टूडेंट, ये 18 सितंबर 2020 ये ब्रिटिश मेथड है. यूके में डेट इसी तरह लिखी जाती है, जबकि अमेरिका में पहले महीना बताते हैं और उसके बाद
वो डेट बताते हैं। तो सितंबर 18 या इसमें हम ये अमेरिका में अगर इसको पहले लिखा जाएगा तो 9 के बाद डैश फिर 18 फिर डैश 2020 लिखा जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि 9 को अक्सर हम इंडियंस भी पहले डेट लिखते हैं, तो हम 9 को डेट मानकर 18 को मंथ मानेंगे, जो कि एक हास्यास्पद बन जाएगा क्योंकि 18वां महीना नहीं होता। तो अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन तीनों मेथड्स डिफरेंट है डेट लिखने के लिए। ये ब्रिटिश मेथड है। ओके, तो ये आपकी एक एप्लीकेशन मैंने अभी बनाई। इसमें अगर एप्लीकेशन चेंज आती है, यानी सिक लीव के स्थान पर हमारा सब्जेक्ट कुछ दूसरा है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी चेंज हो जाएगी। ये आपके डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से प्रैक्टिकली एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। तो हम एक एप्लीकेशन पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब्जेक्ट है शादी अटेंड करने के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आप क्या चेंज करेंगे इसमें? ये हमारा हेडिंग सेम, सैल्यूटेशन सेम, और सब्जेक्ट में यहां लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। और उसके बाद छुट्टी किस लिए चाहिए आपको? टू अटेंड मैरिज। यह हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब आगे हम देखते हैं बॉडी में क्या क्या चेंज होगा। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू अटेंड कॉलेज एज, यहां तक आप सेम लिख सकते हैं, और पोजिशन टू अटेंड को भी अगर चेंज करना चाहते हैं, आई एम अनेबल टू अटेंड कॉलेज ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और ये हमारा यहां चेंज हो जाएगा। अनेबल, मैं असमर्थ हूं, थोड़ा सा आप स्पेस को एडजस्ट कर लेंगे। टू अटेंड कॉलेज एज आई हैव टू अटेंड मैरिज ऑफ माई कजन। इन जो भी सिटी है वो बता देंगे आप, इन दिल्ली। तो आपका ये रिस्पेक्टफुली आई विल, मैं सम्मानपूर्वक आपको ये कहने की प्रार्थना करता हूं कि आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं टू अटेंड कॉलेज, विद्यालय में उपस्थित होने में, एज आई हैव टू अटेंड मैरिज ऑफ माई कजन इन दिल्ली, जैसे कि मुझे दिल्ली में अपने भाई की शादी अटेंड करनी है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर, अब आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो आप यहाँ पे बताएंगे। ये मोस्टली आप 3 डेज की छुट्टी लेते हैं शादी के लिए, और इसी तरह से आप डेट यहाँ पे बता देंगे 18, 19 और 20। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर इट, या आप एज इट इज लिखेंगे, योर्स ऑबिडियंटली, सब कुछ सेम इसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये थी एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड मैरिज। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको और एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा, और एप्लीकेशंस के बाद आपको जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उस पर भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आप दोनों एप्लीकेशंस को अपनी नोटबुक में उतारिएगा और उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और स्टूडेंट, ध्यान ये रखिए आप कि कभी भी जब आप छुट्टी लेते हैं स्कूल से, तो आप इंग्लिश में ही एप्लीकेशन लिखिए, और उसमें राइटिंग बहुत अच्छी आपकी आनी चाहिए, स्पेलिंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ओके, ऑल द बेस्ट।